नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है वन एग्ज़ाम चैनल पे। मैं भरत सिंह राठौर। हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक के अंदर अपने काफ़ी बातें कर चुके थे। हम बिज़नेस क्या होता है उसके बारे में समझ चुके थे, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप के बारे में समझ चुके थे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे पहले बिज़नेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इन सब की बातें की थी। फिर हम प्रोफेशन की बात की थी, पेशाशुदा लोग किस तरीके से काम करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, जो लोग नौकरीशुदा होता है उनका भी क्या रोल होता है, और इनका कंपेरिजन किया था हमने किसके साथ, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ। आई होप मैंने जो बातें बताई आपको याद रहेगी, आपको तरीके से मैंने समझाई है। मेरी समझाने की जो मेरी मेहनत है वो आपके काम आई हो। और उसके बाद हमने बोला फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार कितने प्रकार की होती है। तो हमने बात की थी सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप की बात करी थी, जिसका क्या बोलते हैं, स्वामित्व वाली कंपनी, जो एक स्वामित्व वाली कंपनी होती है, कंपनी क्या फर्म होती है जिसमें एक ही आदमी होता है जो सारा मैनेज चलाना, बिजनेस चलाना, मैनेज करना, फाइनेंस करना, ओनर, मालिक, सब वो अकेला ही होता है। लाइबिलिटी, दायित्व सब इसी एक आदमी का होता है। उसके गुण अवगुण की बात की थी हमने, उसके सिस्टम के पूरा समझा था हमने कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किस तरीके से होता है। फिर हमने HUF की बात की थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की थी। उसमें भी बताया था मैंने, उसका भी सिस्टम बताया था आपको किस तरीके से होता है। उसमें माइनर का क्या रोल रहता है और जो गर्ल चाइल्ड होता है उसका क्या रोल रहता है, वो भी मैंने आपको बताया था उसके अंदर। उसके बाद हमने बात अपनी स्टार्ट की थी और फिर हम आ गए थे किसके ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, साझेदारी फर्म के ऊपर। साझेदारी फर्म की सारी बातें कर चुके थे, होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, मिनिमम नंबर कितने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, किस सेक्शन में दे रखा है, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप के प्रकार कितने प्रकार की होती है पार्टनरशिप, सारी बातें अपन कर चुके थे। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। फिर हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम क्या होता है, होती क्या है, वर्क कैसे करती है, कितने प्रकार की होती है उनके सिस्टम, उसके वो गुण अवगुण और लास्ट में गुण अवगुण निकाले थे और उसका तरीका निकाला था अपने, और लास्ट में उन्होंने बताया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे अपनी क्लास लास्ट अपनी खत्म हो चुकी थी और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंपनीज के बारे में। कंपनी के बारे में हम आपको बताते हैं, कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का सिस्टम क्या होता है। आई होप मेरी क्लास आपके लिए बहुत लाभदायक रही होगी। मैं जितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ उतनी ही मेहनत करके आप पढ़ रहे होंगे। जो चीज़ें आपको अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जहाँ यूट्यूब चैनल पे, वो चीज़ आपके लिए काम आ रही होगी, राइट। और ये जो है, ये चैप्टर कंपनी होने के बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, यानी बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पूरा खत्म हो गया। यानी पहले वीडियो में हमने बोला बिजनेस क्या होता है, दूसरे वीडियो में हमने समझाया कि पार्टनरशिप और इनके बारे में बताया, और तीसरे वीडियो में हमने जाके बताया प्रोप्राइटर पार्टनरशिप इनके बारे में बताया। तीसरे वीडियो में आज जाके हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपनीज के अंदर। किसकी बात करें, कंपनी की बात करें। और कंपनी का ये वीडियो है जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे किसी भी RPSC के एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो। कंपनी के रिलेटेड जो बातें यहाँ मैं बता रहा हूँ वो फुल एंड फाइनल है, शुरू से छोटी से लेकर बड़ी बातें सारी अपन यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को अगर ज़्यादा कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी के एक सेक्शन पढ़ो सर, 2013 की सेक्शन पढ़ो, ये पढ़ो, तो भैया आप ग्रेजुएशन कर लो, डिप्लोमा कर दो, लॉ कर लो, जिसमें कंपनी जाके पूरा आपको पढ़ा जाए एग्जाम के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, अभी भी कह रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अपन MCQ भी करेंगे इनको लेकर। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किस किस प्रकार होते हैं, बिजनेस होता क्या है, इनको लेकर अपन MCQ भी करेंगे क्लास के, आने वाली क्लास के अंदर, और वहाँ पर भी अपन ये चीज़ें समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें, लेके ऊपर वाले का नाम। चलो जी, तो हमारे सामने आज बात हम किसकी कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कंपनी की। किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की। आ रहा है भाई, कंपनी दिख रही है आपको, ठीक है। पहले छोटी छोटी बातें, पहले पुरानी बातें करते चलते। सबसे पहले हमने बात की थी प्रोप्राइटरशिप की, यानी एक स्वामित्व जिसकी कंपनी हो, फर्म हो, कंपनी बोल देता हूँ मैं क्योंकि आजकल एक OPC कंपनी भी आ गई है, ठीक है, 1% कंपनी, तो एक स्वामित्व वाली कंपनी आ गई है। पहले नहीं होती थी, इसको बोल के चला लेते थे, लेकिन अब अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। प्रोप्राइटर यानी एक स्वामित्व हो जिसका खुद ही हो मालिक, एक ही आदमी हो, यहाँ पे एक ही आदमी हो। फिर हमने बात की थी पार्टनरशिप की, बात की थी किसकी बात की थी, पार्टनरशिप की, जिसमें क्या हो, दो तो मिनिमम हो और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे पार्टनर्स है, ओके, यहाँ पे इनको कहला जाएंगे पार्टनर्स कहते हैं अपन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। फिर हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, HUF की भी कर दूंगा, सोसाइटी की बात की थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोला था एक समूह होता है, सारे लोग मिलते हैं, आपस में किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव इनका होता है। याद कैसे रखें इन सब चीज़ों को अलग अलग। यहाँ पे इनका मुद्दा क्या होता है, इनका होता है सर्विस मोटिव होता है। क्या होता है, सर्विस मोटिव होती है, सेवा इनका मकसद होता है, प्रॉफिट इनका मकसद नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी अंदरूनी मकसद इनका कोई भी हो, आपस में ये मकसद कुछ भी रखे, फ्रॉड का रखे, कुछ भी रखे, वो सब इनका देखना लिखना अपने लिए क्या है, ये सर्विस मोटिव के लिए है। ठीक है, लीगली इसका बनने का तरीका यही है।
फिर हमने बात की थी, एक आपको याद रखना है, एक और चीज़ इनके साथ याद रखना है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। ये किसके चलता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, तो थोड़ा सा रहेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आरपीएससी इसी तरह के सवाल पूछती है और यही सवाल आपको पूछे जाएंगे कि बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 100% बोलता हूँ, आज नहीं तो आने वाले किसी भी भर्ती में आपको दिख जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लॉ के तहत पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है, ये सब नीचे ले रखा होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। चलो आगे शुरू करें अपन क्लास। चलो फिर हमने बात की थी एचयूएफ की बात की थी अपने। एचयूएफ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो भी एक तरीके से चलेगा, इसका सारा रोल इसी की तरह होगा, किसकी तरह? प्रोपाइटर की तरह ही रोल होगा इसका सारा का सारा। बस ये होगा, इसमें प्रोपाइटर अपन एक आदमी को बना देंगे और उसको क्या बोलते हैं हम? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता धर्ता, जो सारे काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं, और वो कर्ता हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ये जो इसका प्रोपाइटर जो कर्ता हो जाएगा, उसको हम क्या बना लेंगे? प्रोपाइटर बना देंगे। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, एचयूएफ के बारे में हो गया, यानी प्रॉपर्टी की बात करनी, पार्टनरशिप साझेदारी फर्म की बात कर ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर ली हमने, एचयूएफ की बात कर ली थी। और ये सारी बात होने के बाद अब कितना हो गया? 3 4, एक लास्ट बचा कंपनी की। तो आपको मैंने इसलिए सारी बातें वापस करी है ताकि आपको याद रहे हमने क्या क्या बातें कर चुके हैं। तो उससे क्या होगा, आने वाले इन चीज़ों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें और इसमें और जो पुराना पढ़ा था और इसमें क्या क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, चलो कंपनी। सबसे पहले कंपनी के बारे में मैं 3 चीज़ें लिखता हूँ आपके सामने, धीरे धीरे भूमिका बनाते हुए समझेंगे, आराम से पूरा अपना माहौल बनाएंगे, फिर इस चीज़ को समझेंगे, लास्ट में सबको एक कर देंगे। ठीक है, 3 चीज़ें लिखता हूँ मैं। ये 3 चीज़ें तो आपको जीवन में रट लेनी है, समझ लेनी है। पहली बात तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं ये गुंजाइश ही नहीं रखूँगा, फिर भी आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठानी। 3 चीज़ समझ में आ गई, कंपनी समझ में आ गई। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी बोलूँ मैं लोगों का समूह बोल दूँ, ग्रुप बोल दूँ। ठीक है, हिंदी मेरी ठीक है पता रखा है पहले मैंने, हिंदी कमज़ोर है। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, व्यवसायिक गतिविधि, लिखने की जरूरत समझते हैं नहीं समझते? हैज, अभी मैं लिखूंगा तो मेरे कोई ना कोई गलती निकाल दोगे, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जो सारे निकालते रहते हैं। ठीक है, हैज अ लीगल स्टेटस। ठीक है, कानूनी उसका स्टेटस होता है, स्टेटस है। ठीक है, लीगल स्टेटस। चलो इन बातों को समझते हैं। पहले देखो, बच्चे कहते हैं सर हिंदी मीडियम में आप इंग्लिश मीडियम में लिखते हो, हिंदी मीडियम में समझे कैसे? मैं आपको बताता हूँ, मैं लिखता हूँ ऐसा हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे ये, समझाता हूँ तो मैं हिंदी में ही हूँ ना, है ना? तो मेरे बाप साथ में नोट्स रखो, ये जो मैं समझाता हूँ उसको साथ में पढ़ते रहो। ठीक है, कोशिश मैं करता हूँ दोनों लैंग्वेज में करने की, बट कई बार हो जाता है यार, निकल जाती है, तो ऐसा कुछ लोड दिल पे मत ले लेना। ये मेरी गारंटी, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको परफेक्ट कर दूंगा मैं। जो चीज़ मेरे पास है उसमें मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी क्या है उन समझने से पहले 3 चीज़ों को समझो। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी लोगों का समूह। एसोसिएशन मतलब जब 5-10 लोग साथ में मिलकर एसोसिएट बना लेते हैं, एक साथ में मिलकर क्या करते हैं, सारे इकट्ठा होकर क्या करते हैं कि हम क्या करें, इकट्ठा होकर एक बिजनेस करें। क्या करें हम? कोई बिजनेस एक्टिविटी करें। बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए कोई बात करें, हम किसी प्रकार का व्यवसाय करें। बिजनेस की डेफिनेशन में बता सकता हूँ, किसी चीज़ को बेचना या खरीदना, चीज़ हो या सर्विस हो, वो भी बिजनेस कहलाएगा। यानी किसी चीज़ को या किसी सर्विस को, सेवा को बेचना या खरीदना भी क्या कहता है? बिजनेस। और ऐसी कोई हरकत है, ऐसी कोई एक्टिविटी करने की बात अकेला आदमी करता है तो होता है प्रोपाइटर। जब 2-3 आदमी मिलकर करते हैं तो क्या होता है? तब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैं अभी रोक रहा हूं आपको। जब 2-3 आदमी मिलके, एक आदमी से अधिक मिला, समूह का मतलब 2 आदमी से ज्यादा। ठीक है, एक आदमी से ज्यादा होते ही समूह हो जाएगा। एक आदमी से ज्यादा मिलकर अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी करने की सोचते हैं तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी था, ये तो पार्टनरशिप में था। मैंने वहाँ पार्टनरशिप पढ़ा था, इसमें आपको ये बात बताई थी। पार्टनरशिप में 3 चीज मूलतः मेन है, एक तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, एक उसके बीच में क्या होना चाहिए? डीड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीड होना चाहिए। डीड यानी एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट हुआ तो वो पार्टनरशिप होगी, उसको अलग कर लो। उन एसोसिएट, उन समूहों को अलग कर लो कि आप तो भाई पार्टनरशिप वाले हो, क्योंकि आपके बीच में क्या होगी? डीड होगी। दूसरे कौन? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अब भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, आप अलग हो जाओ। बिजनेस एक्टिविटी वो करते हैं, लेकिन उनका मोटिव प्रॉफिट वाला नहीं होता। उनका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। क्या होता है? सर्विस मोटिव। आगे मैं बताऊंगा, कंपनीज में भी सर्विस मोटिव वाली भी कंपनी होती है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है,
दो बातें, यानी लोगों का समूह जो किसी बिजनेस एक्टिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, बिजनेस एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, हैज अ लीगल स्टेटस, उनका क्या हो, एक लीगल स्टेटस हो। लीगल स्टेटस कब बनेगा, जब वो किसी एक्ट के अंदर, किसी कानून के अंदर क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। किसी कानून के अंदर क्या हो जाएगा, जब कोई चीज किसी कानून के अंदर, एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है, उनका स्टेटस क्या हो जाता है, लीगल स्टेटस हो जाता है, और वो अब इनलीगल नहीं होती है, वो चीज हो जाती है, लीगल हो जाती है। तो ऐसे लोगों का समूह जो किसी बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है और उनका क्या है, लीगल स्टेटस है। क्या है, लीगल स्टेटस है। वहां से कंपनी बनना स्टार्ट हो जाती है। उन लोगों को क्या बोलते हैं, हम कंपनी बोलते हैं, यानी आप लोगों की। हम बोलते हैं एक दूसरे की कंपनी होना जरूरी है। अकेला आदमी खुद की कंपनी होती है क्या, मैं और मेरी तन्हाई, तो उसकी भी कंपनी होती है, तन्हाई तो है ही है ना, दूसरा कोई ना कोई तो है ही है ना। अब वो तनाई भी है, दिखने में विजुअल नहीं है, लेकिन तनाई है तो है, तो वो और उसकी तनाई भी क्या है, कंपनी है। यानी एक से ज़्यादा अधिक लोग आपस में मिलकर बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका लीगल स्टेटस हो, वो क्या बोला जाएगा, कंपनी बोलेगा। सर ये तो पार्टनरशिप भी कहलाएगा, लेकिन पार्टनरशिप में डीड जरूरी है। यहाँ पे डीड की मैंने बात नहीं की, यहाँ डीड की कोई बात नहीं की। आगे और इसको समझते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें धीरे धीरे आपके दिमाग में बिठाता हूँ। और अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। ये है क्या, ये सिस्टम है क्या, किस तरीके से काम करते हैं, इसके हाथ पैर कान नाक हाथ, ये क्या है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहली बात है कि ये क्या है, एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या है, कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अब समझेगा इस बात को। जब एक, आजकल तो एक आदमी भी कंपनी बना सकता है, जरूरी नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, डेफिनेशन चेंज हो गई है। ओपीसी कंपनी होती है कि 1% कंपनी होती है, जिसका मैंने आगे भी इसका उल्लेख किया था। ओपीसी कंपनी जो एक आदमी, एक ही डायरेक्टर होकर वो क्या बना सकता है, कंपनी बना सकता है। तो ये आप समझो, जब कुछ लोग या एक आदमी मिलकर क्या करे, कंपनीज एक्ट के अंदर, सीधी सीधी परिभाषा समझो, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या करे, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा ले, वो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। सिंपल सी बात ही खत्म सारी। इस बात के साथ सारी बात ही खत्म कर दी मैंने। मतलब कोई भी आदमी चाहे अकेला हो, क्या 3-4 हो, बिजनेस एक्टिविटी साथ में जाके कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या करा देगा, अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा देगा, अपने आप को इनकॉर्पोरेशन कर देगा, वो क्या हो जाएगा, वो मानी जाएगी कंपनी कहलाएगी। आज से वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। सर एक इससे पहले एक एक्ट और आता था ना, कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट आपका 1956 भी तो था। उसमें अगर कोई रजिस्टर्ड हो तो क्या उसको वापस यहाँ रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, नहीं। अगर 1956 में भी रजिस्टर्ड है तो भी वो कंपनी कहलाएगी, और वो आज भी कंपनी कहलाएगी, चाहे 2013 में नहीं है। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। सिंपल सी डेफिनेशन एक बात। तो सर ये आपने क्यों बताया, ये इसका मतलब बताने के लिए बताया, जो मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब फीचर्स जो मैंने हाथ कान नाक पैर बताया था, उसमें एक लिखा था मैंने, एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या लिखा था, एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या ये कंपनी जो आपकी बन चुकी है, बन कैसे गई है, कि सर उसका रजिस्टर हो गया, किस में हुआ, सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसलिए अब वो कंपनी कहलाएगी। ये क्या है, ये पर्सन तो है, यानी एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि इंसान तो है, उसको सारे अधिकार है, उसको एक इंसान होने के सारे अधिकार है। किसके अधिकार नहीं है, वोटिंग को छोड़ के सारे अधिकार हो जाते हैं उसको। एक शादी का भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना, मैरिज का भी नहीं है, ठीक है, ये मैरिज का भी, शादी और वोटिंग का अधिकार नहीं है उसको। उसके अलावा सारे, अगर दो कंपनी आपस में शादी करे तो मुझे पता नहीं, हो सकता है अधिकार की बात, ऐसा कभी किसी पागलपन किसी ने किया नहीं, लेकिन एक वोटिंग का उसको अधिकार नहीं है। बाकी हर वो अधिकार है उसको, वो चाहे तो खुद केस में जा सकती है कंपनी, कोई उसके ऊपर केस कर सकती है, कोई उसके थ्रू किसी जगह पे काम कर सकता है। तो कंपनी को एक तरीके से हम क्या मानते हैं, पर्सन मानते हैं, एक तरीके से आदमी मानते हैं, इंसान मानते हैं। ठीक है, स्त्री भी मान सकते हैं, कोई जेंडर इनइक्वलिटी की बात मत करना, पर्सन यानी इंसान मानते हैं। पर वो इंसान कैसा है, वो इंसान है आर्टिफिशियल इंसान है। कैसा है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल यानी क्या वो पैदा हुआ है, नहीं सर, वो एक नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं हो रखा है, वो एक आर्टिफिशियली तरीके से उसको क्या कर रखा है, हमने बना रखा है वो इंसान, हम उसको इंसान मानते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंसान है, आर्टिफिशियल तरीके से बना रखा है। आर्टिफिशियल तरीका क्या है, हमने उसको अपनी तरीके से, हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में उसको क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंटली उसको क्या कर रखा है, हमने इंसान का तवज्जो, इंसान बना रखा है। यानी जब हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया तो उसका जन्म हो गया। तो ये क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बात समझ में आई यहाँ तक, पर्सन तो है, इंसान तो है, लेकिन कौन सा इंसान है, नेचुरल इंसान अपने जैसा है क्या, हार्ड मास का आदमी है क्या, नहीं, हार्ड मास का नहीं इंसान, वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल इंसान है, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में बना रखा है, तो वो एक आर्टिफिशियल इंसान है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरी बात क्या करें, एक शब्द आता है, एक मिनट, सेपरेट लीगल एंटिटी।
ये क्या है, समझेगा एक एक बात, हिंदी मीडियम वाले भी समझेगा, इंग्लिश मीडियम वाले। हालांकि आप लोग ये ग्रेजुएशन लेवल पे सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जो आपको नहीं आता। सवाल आरपीएससी इसी में से पूछेगी कि आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो सकता है। ऐसे सवाल मैं आपको 10 एग्जाम में से पिछले ओल्ड पेपर में से निकाल के दिखा दूंगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी किसमें होती है, आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं, ठीक है। 10 एग्जाम में दिखा दूंगा मैं। चलो, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? सेपरेट यानी अलग, अलग, लीगल जो कानूनी तौर पे बनी हुई है, एंटिटी, एंटिटी यानी एक तरीके से अस्तित्व किसी का, ठीक है, समझेगा मेरी बात। अगर डायरेक्टर, एक कंपनी है, कोई भी नाम कह दो उसको, शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। शक्ति प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है हमारे सामने, ये ऐसे करके नाम लिख दिया, ये लिख दिया शक्ति प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके 3 डायरेक्टर, कितने? 3 डायरेक्टर है, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3। अब मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया, कंपनी ने सेल किया, यहाँ है कस्टमर, यहाँ कौन है? कस्टमर। प्रोडक्ट सेल किया और प्रोडक्ट से क्या हो गया? नुकसान। कस्टमर को क्या हो गया? कोई किसी प्रकार का डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब ये कस्टमर गया कोर्ट में, कहाँ गया? कोर्ट में। कोर्ट में जाके इसने बोला कि मैं करना चाहता हूँ केस, किस पे? इस कंपनी पर। किस पे? इस कंपनी पर। तो क्या वो इस कंपनी के डायरेक्टर पे केस करेगा या इस कंपनी के ऊपर केस करेगा? ये बताओ पहले। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई मामला होगा तो ये कस्टमर किस पे केस करेगा? शक्ति प्राइवेट लिमिटेड पे। वो गया और उसने बोला ये 3 डायरेक्टर है, यही इस कंपनी के असली मालिक है और मैं इन पे केस करना चाहता हूँ। डायरेक्टर ने कोर्ट में जाके हाथ खड़े कर दिया, बोल दिया साहब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, कंपनी जो हमने बनवाई थी, जो हम आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको सारे अधिकार है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से इसको नुकसान हुआ, तो इसका केस किसके ऊपर जाएगा? उस कंपनी के ऊपर जाएगा, ना कि हम डायरेक्टर के ऊपर पर्सनली आएगा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी हम अलग है और कंपनी का खुद का एक अस्तित्व अलग है। टोटल 4 लोग हुए, 3 तो डायरेक्टर जो उस कंपनी को चलाते हैं और एक कंपनी खुद। कंपनी अब खुद तो सारा काम कर नहीं सकती, इसको किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा। तो ऐसा कहते हैं कि कंपनी जब बन जाती है फिर वो डायरेक्टर को अपॉइंट करती है एज ए डायरेक्टर। डायरेक्टर यानी वो असली मालिक होते हैं उसके। ज़्यादातर में बड़ी बड़ी कंपनियों में तो प्रोमोटर्स होते हैं और बाद में डायरेक्टर मालिक कुछ नहीं, जिसके पास शेयर होता है वो मालिक हो जाता है, जरूरी नहीं वो डायरेक्टर हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, डायरेक्टर या पर्सनल प्रोमोटर कोई इस चीज में किसी पे केस करोगे तो उनको पर्सनल केस नहीं लगेगा, लगेगा किस पे? कंपनी पे लगेगा। इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेट लीगल एंटिटी। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। आगे और लेते हुए चलेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी को। आप 2 बात समझ में आ गई, 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके। चलो आगे, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट आपको बताता चलता हूँ मैं, परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या है? परपेचुअल सक्सेशन हिंदी मीडियम, अगर हिंदी में बात बोलूँ तो मैं इतनी सी बात बोलता हूँ, कभी नहीं खत्म होने वाला उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार, ये कह दो, कभी नहीं खत्म होने वाला उत्तराधिकार। या ये बताओ मुझे, ये शक्ति लिमिटेड थी, ये आपके ऊपर जो शक्ति प्राइवेट लिमिटेड थी, क्या इसके 3 डायरेक्टर थे, D1, D2, D3, तीनों की मृत्यु हो जाती है? क्या होती है? तीनों की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, भगवान ना करे, लेकिन चले गए। तो अगर इन तीनों की मृत्यु हो जाती है, क्या शक्ति प्राइवेट लिमिटेड बंद हो जाएगी कि भाई इसके डायरेक्टर ही मर गए, अब इसको बंद कर दे? वो कभी बंद नहीं होगी। रीजन बीइंग, क्योंकि इनका इनसे कोई लेना देना ही नहीं था। मैंने बोला था 4 लोग हैं, 3 डायरेक्टर अलग है, वो खुद अलग है। क्या वो खुद मर सकती है? क्या खुद ऐसी नेचुरल डेथ तो नहीं मर सकती, लेकिन एक तरीके से हम उसको मार सकते हैं जब हम क्या कर दे? कंपनी का वाइंडिंग अप कर दे। क्या कर दे? वाइंडिंग अप कर दे। वाइंडिंग अप का करना मतलब कंपनी को बंद कर दे। एक लीगल तरीके से जैसे कंपनी बनी थी उसी लीगल तरीके से कंपनी को क्या करे? समापन कर दे, उसका निष्कासित कर दे, उसको बंद कर दे पूरी तरीके से। कहाँ से? जहाँ से वो रजिस्ट्रेशन हुई थी, कंपनी एक्ट 2013 से। तो कंपनी की मृत्यु वहीं से हो सकती है। इसके अलावा कंपनी के कोई मेंबर मर जाए, कंपनी के शेयर होल्डर मर जाए, कंपनी के डायरेक्टर मर जाए, कंपनी के सारे लोग ही मर जाए, पर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने का। कंपनी ऐसे की ऐसी जिंदा रहेगी और वो हमेशा ही क्या रहेगी? परमानेंट चलती रहेगी, जब तक उसको खुद को वाइंडिंग अप या समापन नहीं किया जाए। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी किसी के मरने या जीने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, 3 बातें कंपनी के बारे में पता चली, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन। एक बात करते हैं अपन लाइबिलिटी की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने प्रोपाइटर में भी की थी, यहाँ पे भी की थी। मुझे ऐसा लगता है सवाल एक MCQ आएगा लाइबिलिटी के ऊपर, वो इन तीनों में से पूछ सकता है, पूछा जाएगा तो उसी के ऊपर ज्यादा बेसिस रहेगा। लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ
उसका दायित्व कितना है, सीधी सी बात, उसका दायित्व कितना है, लाइबिलिटी कितनी। अब मुझे प्रोपाइटर में लाइबिलिटी क्या हुई थी, वापस रिवीजन करो, प्रोपाइटर में लाइबिलिटी क्या थी सर, वहां पे अनलिमिटेड थी, ये आपने हमें बताया था। मैंने बोला पार्टनरशिप में क्या थी लाइबिलिटी, आपने बोला सर वहां पे भी अनलिमिटेड थी। मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या थी लाइबिलिटी, ये सोसाइटी लिख देता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या थी सर, वहां पे भी क्या थी, अनलिमिटेड, नहीं वहां पे लिमिटेड थी, याद रखना इस बात को। जितना जिसका शेयर मतलब जितना इसका पैसा कंट्रीब्यूशन करेगा उतनी लाइबिलिटी, इससे ज़्यादा लाइबिलिटी उनकी नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ पे भी अनलिमिटेड, यहाँ पे भी अनलिमिटेड, लेकिन कंपनी में लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, क्या रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे वही कंसेप्ट लगता है, आपका जितना शेयर या जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट का मतलब जितना कैपिटल आपने कंपनी के अंदर डाला, आपका दायित्व उतने तक का ही है, उससे ज़्यादा का लॉस हुआ तो वो आपका मतलब नहीं है, कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो, कंपनी को बंद कर दो, वो देख लो, शेयर होल्डर का उसमें कोई रोल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम ने 1000 शेयर लिए एट द रेट ऑफ 10, तो कितने हुए, 10,000 रुपये उसको देने थे, कितने देने थे, 10,000 रुपये कंपनी में कंट्रीब्यूशन है, उसने शेयर ले लिए। कंपनी ने इसमें से शेयर कितने कॉल्ड अप किए, यानी कितने रुपए मंगाए कंपनी ने मंगाए 8 रुपये मंगाए, 2 रुपये बोला जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाएंगे, अभी जरूरत नहीं, तो 8 रुपये मंगाए, तो इसने अभी कितने भर दिए, 8,000 रुपये कंपनी में भर दिए, 2,000 अब इसको भरने बाकी है। अब कंपनी की लाइबिलिटी तो क्या लिमिटेड, कंपनी हो गई दिवालिया, यानी कंपनी के ऊपर पैसा हो गया भारी, कंपनी ने एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटी हो गई, एसेट बेच के लाइबिलिटी को पूरी कर दी उसने, अभी भी कम पड़ रहा है, लॉस है, ज़्यादा डेफिशिएट है, लॉस है उसको, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के शेयर होल्डर को फ़ोन करती है सबको, और सब शेयर होल्डर्स को बोलती है कि लाओ भाई पैसे लाओ कंपनी, क्योंकि असली मालिक कंपनी का कौन होता है, शेयर होल्डर होता है, असली मालिक कंपनी का कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। तो शेयर मालिकों को फ़ोन किया, बोले लाओ भाई पैसे लाओ, कंपनी का दिवालियापन निकल रहा है, कंपनी का दायित्व ज़्यादा है, तो आप मालिक हो, आप पैसा भरो, मालिक ही पैसा भरते। शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं भैया, कंपनी का मेन रोल ही ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है, जो उसके शेयर होल्डर थे उसकी लाइबिलिटी होती है क्या, लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है मतलब मैं उतना ही भरूंगा जितने के मेरे पास शेयर होंगे, और वो मैं पैसे भर चुका हूँ। जैसे मेरे पास 1000 शेयर है तो मैं 10 रुपये इसके भरने हैं और मैं भर चुका हूँ, तब हम ये कह सकते हैं कि भैया हमने 8 रुपये मंगाए थे आपसे, आपने 8,000 ही भरे, 2,000 आपके बाकी है, तो आप एक काम करो, बाकी तो भरो, 2,000 तो भर दो। हाँ, कंपनी के समापन के समय, किसमें, कंपनी के समापन के समय, वाइंडिंग अप के समय कंपनी क्या कर सकती है, अपने दिवालियापन या से लिक्विडेशन पे जाती है, जब वाइंडिंग अप पे जाती है तो क्या करती है कंपनी अपने जो कॉल्ड अप नहीं हो रखे शेयर, जिनको पैसे बाकी है 2 रुपये जैसे, हाईएस्ट 2 रुपये उससे मंगवा सकती है शेयर होल्डर से, मिस्टर राम से। क्या मिस्टर राम से 10 रुपये से ज़्यादा वसूल कर सकती है क्या, एक शेयर के ऊपर, 1000 शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर 10 रुपये से ज़्यादा वसूल कर सकती है क्या, तो आंसर होगा नहीं। कंपनी मिस्टर राम से उतना ही वसूल कर सकती है जितना इसका शेयर उसका है, यानी 10 रुपये हाईएस्ट है, तो लाइबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे उसकी, मिस्टर राम की लिमिटेड हो गई। चाहे कंपनी का कितना भी दिवालिया निकल जाए, कंपनी से वो 10 रुपये से ज़्यादा कंपनी को नहीं देगा एक शेयर के ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आया, सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आया, अलग अस्तित्व है। आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरल पर्सन नहीं है, लॉ के द्वारा बनाया गया इंसान है। तीसरी बात, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा उसका दायित्व रहेगा, कोई मरे या जिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी उसकी लाइबिलिटी कंपनी की हमेशा क्या रहेगी, उसके आदमियों की लाइबिलिटी क्या रहेगी, हमेशा लिमिटेड रहेगी, लिमिट से ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं हो सकती। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके, सारी बात समझ में आ गई, कंपनी की इतनी बातें जो मैंने आपको करती, ठीक है। कंपनी होता क्या है, कंपनी का सिस्टम क्या है, कुछ मेन मुद्दे आपको मैंने बता दिए, कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जिन पे सवाल उठ सकते हैं। कंपनी के ऐसे हाथ कान नाक पैर जो कंपनी का पूरा नेचर बताता है, ठीक है, प्रकृति बताती है कंपनी किस प्रकृति की है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वही अपना कंसेप्ट, पहले उसका समझो, फिर उसके गुण गाओ और फिर उसको गालियाँ निकाल दो, अवगुण बता दो उसके। तो अब मैं गुण गाने की स्थिति में आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं उसका आपको पूछ रहा हूँ उसके मेरिट्स क्या है, मेरिट्स बताइए मुझे, ठीक है। तो शुरू करें, मेरिट्स बताओ उसकी कंपनी के क्या है। सबसे पहला मेरिट्स है क्या, ये तो डिमेरिट में आ गया। सबसे पहला मेरिट है इसका लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अभी जो भी हमने पढ़ी, यानी कंपनी की कोई भी स्थिति, सबसे अच्छी बात है, गुण बात यह है, कंपनी की कैसी भी स्थिति हो, आपकी लाइबिलिटी जितनी तय है उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, शेयर के प्राइस से ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी मेरिट्स में आपको क्या बता देता हूँ, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। सर ये तो फिर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, अरे इंग्लिश में नोट्स हिंदी में दे रखे ना, ये तो मैं समझा रहा हूँ ना, आगे ऐसे लिख रहा हूँ खाली मेरे को याद रखने के लिए। स्कोप ऑफ एक्सपांशन, स्कोप ऑफ एक्सपांशन का मतलब कंपनी के अंदर उसके क्षेत्रों को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा क्या होता है, एडवांटेजेस होता है। क्या होता है,
बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसके पास ऑप्शंस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, उसके पास मौके होते हैं कि कंपनी क्या करे, अपने क्षेत्र को बढ़ा सके, क्योंकि उसके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं होती कंपनी के पास। वो चाहे तो लोगों से मंगवा लेती है, चाहे तो अपने अंदर शेयर, जो अपने शेयर है उसको बेच के लोगों से क्या कर सकती है, पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो कंपनी के पास ये सबसे, जो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के पास नहीं था फायदा, वो कंपनी के पास है। तो कंपनी क्या कर सकती है, एक्सपांशन कर सकती है। किसके कंपेयर से, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में जो एक्सपांशन नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पे, जैसे प्रोप्राइटर में फंड की अकेला आदमी कितना लाएगा, फिर पार्टनरशिप पे गए अपन क्या 2-3 लोग मिलकर करेंगे तो थोड़ा फायदा होगा, फिर हमने 2-3 लोग या 10 लोग 50 लोग 100 लोग कितना लाएंगे। अगर कंपनी हो जहाँ हजारों के शेयर होल्डर हो जाए, रिलायंस में दुनिया भर के लोगों के पैसे लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है। जब तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है तो बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरी बात, जो हर जगह अपन जो अभी तक पढ़ता है ना, उन सब में ये डीमेरिट्स में आ रहा था, यहां पे आ गया मेरिट्स में, यानी हर जगह अवगुण थे, इसके गुण हो गए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, वो एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल लोग ही इसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हुए चलते हैं। यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि वही लोग इसका मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं जो क्या हो, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, प्रोफेशनली बहुत होशियार लोग हो और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ज्ञाता हो। वही लोग कंपनी क्या करती है, उन लोगों को अपॉइंट करती है और वही लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। प्रोप्राइटर अकेला बेचारा खुद ही जितना नॉलेज होगा उतना कर देगा। प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में जो 3 पार्टनर को जितना नॉलेज हो, लैक ऑफ मैनेजमेंट होता है, जितना नॉलेज उनको होता है वो कर लेते हैं। लेकिन कंपनी क्या करती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, वही क्या करते हैं, इसको पूरा अधिकार, इसका काम चलाते हैं, इसके काम को समझते हैं। समझ लो, तो ये इसका एक फायदा हो गया। फिर एक मिनट ये क्या आ गया, इजी शेयर ट्रांसफर, ये समझेगा क्या लिखा हुआ है, इजी शेयर ट्रांसफर। चलो 1 सेकेंड रुकेगा थोड़ा सा, हाँ, इजी शेयर ट्रांसफर। क्या प्रोप्राइटर में शेयर, जो एक आदमी होता है वो शेयर ट्रांसफर करता है क्या, अपना सीधा बिजनेस बेचता है, शेयर क्या ट्रांसफर करेगा। दूसरा, पार्टनरशिप में साझेदारी में शेयर ट्रांसफर करता है क्या, बिल्कुल करता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर डीड बनाओ नहीं, फिर एग्रीमेंट हो, 2 पार्टनर को मंजूर हो नहीं हो, फिर वो बोलेगा नहीं ये नहीं चलेगा, फिर वो जाने वाला बोले नहीं इस नाम से आप नहीं कर पाओगे, मैं केस कर दूंगा, बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं। शेयर ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। लेकिन कंपनी के अंदर आदमी, आज मेरे पास 1000 शेयर है रिलायंस के, मैं चाहूँ तो इसको बेच के HDFC के ले लिए 1000 शेयर, तो क्या मैं आराम से अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूँ और दूसरी कंपनी के शेयर ले सकता हूँ क्या, तो वो इजी हो सकता है। कंपनी के अंदर आप आराम से, पैसा आपके पास से लगाया, कल लगता है नहीं अब पैसा मुझे वापस निकालना था तो निकाल लो, आप उसके शेयर होल्डर बन भी गए, मालिक भी, भागीदारी भी बन गए, मालिक भी बन गए, और हाथों दूसरे दिन आप मालिकाना हक से हट भी गए आप। तो शेयर ट्रांसफर इसके अंदर ईजी होता है, ये इसके क्या है, प्लस पॉइंट है कंपनी के अंदर। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन की बात करेंगे, यानी इसको क्या निकालेंगे अपन, अवगुण की बात करेंगे। अवगुण की बात करेंगे मतलब इनको क्या निकालेंगे, गालियां निकालेंगे। चलो इतने प्यार से निकालेंगे कि इनको पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, एक इसमें इसके प्लस पॉइंट में एक और लिख दो, इसमें BOD होता है। BOD का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे अपन वहां पे भी इस चीज को बताऊंगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मीडियम लेवल मैनेजमेंट क्या होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशनल लेवल जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, मैनेजमेंट और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब हुआ, इसमें क्या होता है, कंपनी के अंदर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टरों का समूह, डायरेक्टरों का बोर्ड, जो 3-4 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर, उनको मिलकर उनका समूह होता है, उनकी मीटिंग होती है, इनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का कंट्रोल देखता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का क्या देखता है, कंट्रोल देखता है। यानी अगर बोर्ड ऑफ, कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत होशियार लोग ऐसे ऊपर बैठे, इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, जो इस कंपनी का क्या है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, जो इस कंपनी का क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिनके पास शेयर भी ज्यादा होते हैं कंपनी के, और वो ज्यादातर क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो एक इसका प्लस पॉइंट ये भी है कंपनी का, कि कंपनी का कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। कंपनी का जो कंट्रोल होता है दूसरों के कंपेयर में बहुत अच्छी तरीके से चलता है। ठीक है, दूसरी बात लिमिटेशन, इसकी अवगुण बताते हैं। अवगुण में सबसे पहली बात अपन क्या करते हैं, इसकी सबसे पहली बात जो सवाल आया था आपके RPSC के 2018 के पेपर में, एक सवाल था कि कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, यानी
जब इस कंपनी को बनाते हैं, इसका सबसे बड़ा अवगुण यह है, जब कंपनी को बनाने जाते हैं तो सबसे बड़ा अवगुण यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है बनाने में, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है और बहुत ज़्यादा आपको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए बोलते हैं इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, जो कि उन दोनों में फायदे थे। प्रोप्राइटर को बनाना बहुत ही आसान है, सुबह मुंह धोया और सुबह स्टार्ट कर ब्रश करके रवाना हो गया, धंधा स्टार्ट। पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा उससे थोड़ा है, लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं, जितना मुश्किल इसमें है उतना खींचेंगे। 2018 का पेपर है तुम्हारा, इसका क्या बोलते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। उसमें ये सवाल है कि किस बिजनेस फॉर्मेशन को बनाना सबसे कठिन है, कॉम्प्लेक्सिटी और सबसे ज्यादा हार्ड है। तो नीचे ऑप्शन दे रखे थे, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। तो सब ध्यान रखना, उसका आंसर क्या था, कंपनी। उसका आंसर क्या है, कंपनी। कंपनी को बनाना ही क्या है सबसे। तो इस तरीके से सवाल आपके निकलेंगे, गुण अवगुण। तो मेरी क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा थोड़ी ईजी है, लेकिन इन बातों को वापस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको बनाने का बहुत मुश्किल है काम, ठीक है। एक बार जो वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी मैं बताता हूँ आपको, लैक ऑफ सेक्रेसी। लैक ऑफ सेक्रेसी का मतलब है, प्रोप्राइटर पढ़ा था हमने, पार्टनरशिप पढ़ा था। पार्टनरशिप में इसका वर्णन आया था। पार्टनरशिप में ये बोला गया था कि आपके डॉक्यूमेंट, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके पास ही रहेंगे, सीक्रेट रहेंगे, वो किसी और को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब आपके पास ही रहेंगे तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर कम होगा, इसके नुकसान भी है। लेकिन यहाँ पे कंपनीज के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कंपनीज की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो उसके अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है, ये सब क्या होती है, ये होती है पब्लिक होती है। क्या होती है, पब्लिक होती है। और या पब्लिक नहीं करोगे तो आपको, तो प्राइवेट कंपनी है तो आपको रजिस्ट्रार के पास तो फाइल करनी ही पड़ेगी इसको। आपका रूल्स है, रेगुलेशन है, रजिस्ट्रार के पास इसको फाइलिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। प्राइवेट कंपनी आपको हर साल की अपनी रिपोर्ट को, फाइनेंशियल अकाउंट को ऑडिट के रिपोर्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर के रिपोर्ट के साथ वहाँ फाइल करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपकी जो फाइनेंशियल जो डाटा है वो सीक्रेट नहीं रहे, अब वो सबको पता है। सबको पता नहीं पता, कंपनीज एक्ट वाले रजिस्ट्रार को तो पता है कि भाई आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या लोचा है, कितना पैसा आपने कमाया, कितना नहीं कमाया। तो यहाँ पे एक है कि सीक्रेट नहीं रख सकते आप, ये भी इसके अवगुण है, ठीक है। दूसरा एक सबसे बड़ा अलग सा है, तो इस पे भी सवाल बन सकता है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ, क्या काम करने का पर्सनल एनवायरनमेंट नहीं है। देखिएगा, मेरी चीज होगी और मैं उसका मालिक हूं, तो जो दुकानदार है वो अपनी दुकान की हर चीज को बड़ी बारीकी से देखेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि दुकान उसकी है और वो ही उसका करता रहता है। लेकिन कोई और अपनी दुकान को मुझे संभालने दे देगा और बोलेगा कि यार आप मेरी दुकान संभालो, थोड़े दिन आप ही रखो इस दुकान को, क्या मैं उसके जितना एफर्ट लगा पाऊंगा वहां पे, क्या उतना जितना उसके जितना पर्सनली मैं उस पर काम कर पाऊंगा, क्या उस पर्टिकुलर दुकान पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखता। यही कंपनी में एक इसका अवगुण है कि इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे जो आपने मैनेजमेंट में जो एमडी वेमडी बिठा रखे हैं, जो एम्प्लॉय आपने बिठा रखे, वो एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन कंपनी के नहीं होते। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी के मालिक कौन होते हैं, मालिक होते हैं शेयर होल्डर होते हैं। तो शेयर होल्डर मालिक है, तो अगर मालिक काम करेंगे तो पर्सनल रूप में काम करेंगे, पर यहाँ पे शेयर होल्डर काम नहीं करते। कौन काम करता है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है, मैनेजमेंट ये करता है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, वो भी कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादातर बाहर के अपॉइंटेड होते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं, इसका अवगुण है कि भाई दूसरा आदमी इतना अच्छी तरीके से आपको बिजनेस को नहीं संभालेगा, पैसा डूबेगा तो डूबेगा किसका, कस्टमर शेयर होल्डर का डूबेगा, उनको इतना इसमें पर्सनली इतना इफेक्ट नहीं होता। तो वो काम में थोड़ा सा एक होता है कि इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है कि ठीक है कंपनी का पैसा है, अपने क्या करना है, अपने को तो काम करना है ना। फिर एक ये तो आपको पता ही है, न्यूमेरियस रेगुलेशन, यानी बहुत सारे नंबर्स ऑफ रेगुलेशंस लगते हैं यहाँ पे, बहुत सारे रेगुलेशन है, रूल्स है, रेगुलेशन कह दूँ, रूल्स कह दूँ, है ना। इतने सारे बहुत हमारी है रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। एक आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी यहाँ पे क्या होता है, डिले हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में डिले होने का कारण क्या है कि भैया आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाएगा, वो पास करेगा, खाली उसके पास करने से काम नहीं चलेगा, आपको शेयर होल्डर से भी बात करनी पड़ेगी, असली मालिक तो वो है। तो एनुअल जनरल मीटिंग बुलाओगे, आप उनसे बात करोगे, उनसे चर्चा करोगे, फिर वो बताएंगे, तो एक डिले प्रोसेस हो जाता है। किसी भी डिसीजन को जो क्विक डिसीजन लेना वो ले नहीं पाता, और आपको अलग अलग जगह से अलग अलग बातें करनी पड़ती है। प्रोप्राइटर में क्या होता है, अकेला आदमी होता है, वो डिसीजन बहुत फास्ट ले सकता है। तो इसके गुण और अवगुण की बात करती है, कंपनी क्या होती है इसकी बात करती है, सारी डेफिनेशन की बात अपनी। आई होप मेरी इस क्लास का इतना आपको फायदा हुआ होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या बात करते हैं, इसके बाद कंपनी में से कुछ ही नहीं आएगा, मैं आपको भी बताता हूँ। टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी मूलतः दो प्रकार की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है
प्राइवेट कंपनी। ऐसे तो ओपीसी कंपनी, स्टैच्यूरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, ये क्या बोले नॉन फाइनेंसिंग को जो है एनडीएफसी वाली कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी होती है। आपके कोर्स में इतना है, कंपनी दो प्रकार की, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, पब्लिक क्या होती है? मूलतः यही होती है, जो कुछ प्राइवेट होती है कुछ पब्लिक होती है। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मिनिमम मेंबर 7। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 7। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम नो लिमिट, किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, यहां पे देखते हैं मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मेंबर्स? 200। ये कॉलेज विख्याता में जो भी 2021 का जो पेपर था ना अभी, उसमें था कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स के, तो उसका आंसर था 200। ठीक है, देखिएगा पब्लिक प्राइवेट कंपनी होती क्या है। पब्लिक कंपनी का मतलब हुआ, नाम से पता चला, पब्लिक लोगों की, पीपल्स, वो बाय द पीपल फॉर द पीपल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे लोगों की कंपनी, यानी यहाँ पे इस कंपनी के अंदर पैसा किसका लगा हुआ होगा? लोगों का पैसा लगा होगा। प्राइवेट कंपनी का नाम से पता चलता है, प्राइवेट यानी खुद की प्राइवेट है, किसी लोगों से पैसे नहीं लिए हमने, 3 डायरेक्टर ने मिलकर, यार 1 डायरेक्टर 2 डायरेक्टर ने मिलकर हमने क्या कर दिया, प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ मिनिमम नंबर लिखा हुआ है 2 है। वैसे ओपीसी कंपनी है वो भी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी, उसमें एक ही है, लेकिन उसको अलग से एक कंपनी बना रखी है। तो आपके लिए इतना याद रखना है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम लोग कितने चाहिए? 2। प्राइवेट यानी खुद पर्सनली जो कंपनी बना रहे हैं, उसमें लोगों का पैसा नहीं लगता। पब्लिक कंपनी जहाँ लोगों से डिपॉजिट लिया जाता है, लोगों का पैसा लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पब्लिक कंपनी। बात क्लियर? 7 मेंबर मिनिमम चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको। ठीक है, और ज्यादातर कितने हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है। जब पब्लिक है, जब रिलायंस में, दुनिया भर रिलायंस पब्लिक लिमिटेड है कि दुनिया भर के पैसे डालो, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक से पैसा ले सकते हो, नो लिमिट। यहाँ मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 200। मिनिमम कितना हो सकते हैं? 2 लोग तो चाहिए बनाने के लिए, और 200 से ज्यादा मेंबर आप बना नहीं पाए। अगर 200 से ज्यादा हो गए तो सर क्या करेंगे? 200 से ज्यादा हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पब्लिक कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। समझो मेरी बात? तो ये तो बात हुई पब्लिक और प्राइवेट की। ठीक है, या एक बार लिख दूं, नो इन्विटेशन टू पब्लिक। एक और बात लिख दो इसमें, पब्लिक का कोई इनविटेशन नहीं होगा, पब्लिक पैसा नहीं ला सकता। ये कर सकती है, ये इनवाइट कर सकती है पब्लिक को, ये इनवाइट कर सकती है, इनवाइट पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पब्लिक का सब्सक्रिप्शन ये क्या कर सकती है? इनवाइट कर सकती है, पब्लिक को कह सकती है आओ हमारा शेयर खरीदो, पैसा डालो हमारे अंदर। ये जिसको बोलते हैं आईपीओ बोलते हैं ना, आईपीओ लॉन्च करता है, आपने सुना होगा, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है होता है ना। तो ये आईपीओ जो इशू करता है वो होता है पब्लिक को आप ऑफर दे रहे हो कि भाई आओ पब्लिक पैसा डालो, हमारी कंपनी है, जोमेटो ने जो भी किया था उसके अलावा इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो ये कर सकती है, कौन कर सकती है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी ये कभी भी पैसा पब्लिक से नहीं ले सकती। ठीक है, या एक और बात, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर के ट्रांसफर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। यानी पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर आप कर सकते हो, आप करते ही हो। जो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, जो डीमेट अकाउंट होते हैं जिनके, वो क्या करते हैं? शेयर खरीदे बेचे, तो ट्रांसफर होना इतना मुश्किल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं है इतना। लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर बेचने को नहीं, कई रेस्ट्रिक्शन है, कई चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, कई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में फिर ट्रांसफर होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन है थोड़ा कंपनी के। यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। एक और बात आपको लिखा देता हूँ, वैसे है तो नहीं, लिखा देता हूँ, मिनिमम डायरेक्टर यहाँ कितने चाहिए? यहाँ 2 चाहिए मिनिमम डायरेक्टर, यानी 2 मेंबर होना चाहिए और दोनों डायरेक्टर हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर की क्या लिमिट है? मिनिमम डायरेक्टर यहाँ होना चाहिए आपके 3। कितने होने चाहिए? 3। ठीक है, तो यहाँ 3 होने के चाहिए मिनिमम डायरेक्टर, यहाँ 2। एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर भी मैक्सिमम डायरेक्टर, इन दोनों के लिए रूल है, एक के लिए नहीं, पब्लिक है या प्राइवेट हो, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 से ऊपर नहीं हो सकते। ये सवाल मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है मुझे कि मिनिमम, जैसे मेंबर तो पूछ ही लिया, ये पूछ लिया कि मिनिमम डायरेक्टर बताओ प्राइवेट कंपनी के कितने होते हैं? तो 2। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी के कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी के कितने होते हैं? 200। ठीक है, और मिनिमम पब्लिक कंपनी के कितने लोग होते हैं? 7। मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं पब्लिक कंपनी के? 3। ये ऐसे 3 है। ठीक है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर दोनों की बात करें तो मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? तो वो 15 है, 15 से ऊपर डायरेक्टर नहीं हो सकते।
15 से ऊपर डायरेक्टर भी नहीं हो सकते। तो ये सारी बात थी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड। आई होप मेरी क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आई होप कंपनी के बारे में आप दुनिया में आपको कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बारे में भी आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे जुड़े रहे और वन एग्जाम को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब कराइएगा और भी लोगों को कहिएगा कि थोड़ा वीडियो देखें आप, और लोगों आप अपना बताइए उनको क्लास किस तरीके से चलती है, क्या समझाने में आपको कितना बढ़िया लगता है समझने में, आप ये बताइएगा। आप ये बताइएगा कि किस तरीके की पढ़ाई होती है, ये बताइएगा किस तरीके का सिस्टम चलता है, ये बताइएगा। समझ में आपको आ रहा है तो आप आने के साथ एक कमेंट करके धन्यवाद दीजिएगा। उसके साथ साथ 1 जने 2 जनों को आप शेयर कीजिएगा कि जरूर जाइए आप वहाँ जाके आप वीडियो देखिएगा, वन एग्जाम की वीडियो देखिएगा, सारी फैकल्टीज़ की वीडियो देखिएगा और आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। बहुत कम समय में मैंने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है और आपका प्रेम ऐसे बना रहेगा। हम ऐसे ही आपको सेवाएं देते रहेंगे और हम और ग्रो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।